नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी जार्गन्स हैं जो शायद किसी हद तक या किसी लेवल पे आवाम की अजनबियत उनसे होगी, उनको ज़रा आसान ज़ुबान में मुख्तसरन आपके सामने रखेंगे। डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, रिफंड, ITR, रिवलेशंस, टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अपने मेहमानान से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये टैक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है, ITR भरना क्या ज़रूरी है, कैसी इनकम के लिए ITR भरना है, इनकम क्या होता है, सरकार टैक्सेबल इनकम किस चीज़ को मानती है। इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा अपने मेहमानान का तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक्स, बिजनेस और इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं और इनकी खासी दिलचस्पी भी है और इनकी महारत भी इसी में है। उनके साथ बैठे हुए हैं एजाज अयूब साहब। एजाज अयूब साहब एक एनालिस्ट हैं, इकनॉमिक्स, बिजनेस, एग्जिम, इन सारी चीज़ों पर दकीक नज़र रखते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले आपके पास आज का डिस्कशन जो है खासा अहमियत का हामिल है अपने टाइम के हिसाब से, बिकॉज जिस टाइम में हम बैठे हैं एक फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, जो टैक्स के हवाले से ये टाइम पीरियड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम देखेंगे जितने भी प्रोबेबली सैलरीड क्लास है जो प्रोबेबली हमें देख पा रहे हैं इस टाइम, तो वो कहीं ना कहीं एक इस वक्त उलझन में लगे होंगे क्योंकि उनके ऑफिस उनसे पेपर्स मांग रहे होंगे टैक्सेस के बारे में। हम जरा उसे कहते हैं ना कि हम जरा शुरुआत से शुरू करते हैं कि इनकम जो है, जब हम टैक्स की बात करते हैं, सरकार इनकम टैक्स के हवाले से इनकम किस चीज को बोलती है, और प्रोबेबली उसके बाद हम डिस्कशन को स्लैब्स, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, इस चीज में ले जाएंगे। जरा बुनियादी डिस्कशन कि इनकम किस चीज को बोला जाता है। सरकार का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव और रोल होता है कि वो इकोनॉमी में जो वेल्थ क्रिएट हो रही है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट भी करे, ताकि ये किसी एक ही तबके में ज्यादा वेल्थ क्रिएशन ना हो। इसीलिए जो टैक्स से बहुत बड़ा टूल होता है कि हम रिडिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाएं उस इनकम पे। किसी की ज्यादा इनकम है उसको टैक्स लगा के वो पैसा जो है टूवर्ड्स लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी थ्रू वेलफेयर स्कीम, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग रिडायरेक्ट किया जाए। करेक्ट। अब ये इनकम का जो आपने सवाल पूछा कि ये क्या होता है, जो सरकार है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स वो इनकम को 4 डिफरेंट हेड्स में जो डिवाइड करती है। राइट। इन सारे 4 हेड्स को जब हम सम करते हैं तो उसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं। ओके। तो पहला हेड होता है उसमें सैलरीज का। कोई भी इंसान जो नौकरी करता है, वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, ओके, उसकी जो भी सैलरी अकाउंट में आती है दैट इज कंसिडर्ड एज सैलरीड इनकम। तो दैट इज वन इनकम। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको बिजनेस होता है, कि जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, लॉयर, या कोई दुकानदार है, या कोई उनकी जो इनकम आती है दैट इज अनदर इनकम है, जिसको बिजनेस इनकम बोलते हैं। हमने देखा होगा कुछ लोगों के पास दोनों चीजें होती है, वो सैलरीड भी होते हैं और छोटा सा साइड हसल भी होता है, बिजनेस भी होता है। तो किसी के पास दोनों हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। तीसरा हेड होता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर खरीदा, या मैंने जमीन खरीदी, या फ्लैट खरीदा, मैंने कुछ टाइम के बाद वो बेचा। जब मैंने खरीदा तब वो एक दाम पे था, जब मैंने बेचा उससे हायर दाम पे था, उसमें कैपिटल गेन हुआ होता है। राइट। उसको कैपिटल गेन, हालांकि मेरी इनकम नहीं है, ना तो बिजनेस से आई ना सैलरी से आई। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे, और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। लेकिन मेरी इसमें इनकम में इजाफा हुआ तो ये कैपिटल गेन के अंडर आता है। तो ये तीसरा हेड हो गया। ओके। और बाकी जो रिमेनिंग है उसको अदर्स में बोलते हैं। उसमें एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैं सैलरीड हूं, मैंने FD बनाई है, FD पे मुझे इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट भी मेरी इनकम है लेकिन ये सैलरी से नहीं आई, तो इसको अदर्स के अंडर डालते हैं। या शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट नहीं, सॉरी वो कैपिटल गेन्स में आ गया, डिविडेंड्स आ गया, शेयर्स में मुझे डिविडेंड मिल गया। राइट। मैंने शेयर बेचा नहीं लेकिन सालाना प्रॉफिट आ गया उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड, वो अदर में आएगा। ओके। सो ये 4 चीजें, किसी के पास इसमें 3 हेड होंगे, किसी पे 2 ही होंगे, किसी के पास 1 ही होगा। राइट। तो इन सबको जब मिलाते हैं इसको बोलते हैं हम ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम के बेसिस पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। राइट। लेकिन ग्रॉस इनकम को पहले कुछ चीजें हमको माइनस करनी पड़ती है। प्लीज। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ 2020 से, हालांकि 2020 तक एक ही टैक्स स्कीम थी, एक ही रिजीम थी,
जिसको अब ओल्ड स्कीम बोला जाता है, राइट, वो 2020 में सरकार ने कहा कि हम आपको 2 स्कीमें देंगे, जिसमें एक स्कीम में आपको डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और दूसरी स्कीम में आपको डिडक्शंस वगैरह कुछ क्लेम नहीं करनी है, उसमें खाली स्लैब्स के हिसाब से टैक्स रेट बढ़ेगा। राइट, जो अभी ये 4 हेड्स के थ्रू हमने इनकम बन गई, अब इस इनकम का क्या करते हैं, पहले देखते हैं हम सरकार की जो एग्जेम्पशन कितनी है। जैसे किसी की टोटल ये ग्रॉस इनकम बन गई 8 लाख रुपए लेट्स से, उसमें से पहली एग्जेम्पशन है कि 2.5 लाख तक आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से कोई टैक्स नहीं भरना है। राइट, मींस अगर हम 7 में से 2.5 माइनस कर दें तो वो 4.5 करीब रहता, 4.5 लाख, दैट विल बी टैक्सेबल, दैट इज अ टैक्सेबल इनकम। लेकिन उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो सब हर एक को माइनस होता है 50,000 रुपए, ठीक है, अनदर 50,000 वी डिडक्टेड, मींस आपका खाली 4 लाख रुपए जो है टैक्सेबल है, जिसमें टैक्स लगना अगर उसने कोई भी लोन नहीं निकाला है, कोई LIC की पॉलिसी नहीं की है, PF नहीं है उसका, एज अ फर्स्ट स्टेप, एज अ फर्स्ट बेसिक डिडक्शन 2.5 लाख प्लस 50,000 मींस 3 लाख उस 7 में से माइनस हो जाएंगे, उसकी जो बाकी रकम है दैट इज टैक्सेबल इनकम। उसके बेसिस पे उसको फिर अब टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्लैब्स के हिसाब से। एजा साहब यहाँ आपको प्लीज रोकूंगा, बिकॉज इसके बाद ये डिस्कशन जरा डिटेल में चला जाएगा और बड़ी इसमें निटिग्रिटीज आएंगी, और मैं इनाम साहब आपसे भी दरखास्त करूंगा कि आज बहुत सारे जार्गन्स प्रोबेबली इसमें होते हैं, हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अपने नाजरीन के लिए इसको डीजार्गनलाइज कर दें, क्योंकि आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल हो ही जार्गन से गया है, टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल। इनाम साहब, मैं एक और बुनियादी सवाल पे आता हूं। एजाज साहब ने बखूबी इसको डिस्कस किया है कि हमारे पास 4 ब्रैकेट्स होते हैं, उनसे एक ग्रॉस सैलरी बनती है, फिर आपके डिडक्शंस होते हैं, या प्रोबेबली आपके पास उन 4 में से कोई 4 का मिक्स होगा, 3 का होगा, 2 या 1 भी हो सकता है। जी, मैं इस सवाल को इस तरफ से लेते हुए कि आज अभी का जो टाइम पीरियड, जो मैंने तमहीद में भी ये अर्ज किया कि इस वक्त जो एक टाइम पीरियड है दैट हर किसी ऑफिस में, हर किसी सैलरीड क्लास एम्प्लॉय से, या प्रोबेबली बिजनेस क्लास में भी बैंक इस वक्त तलब कर रहा है पेपर्स। जी, आपसे समझना चाहेंगे एक कि पूरे इस टैक्स के सिस्टम में ये पेपर्स क्या है, मैं क्यों दे रहा हूं, और इससे मुझे क्या फायदा है, और ये पेपर्स देने से क्या होता है, आई मीन व्हाट डज इट डू टू माय ओवरऑल टैक्स सेविंग, या टैक्स में इससे क्या फायदा अगर मैं ना दूं या कुछ ऐसा। जी, एक्चुअली क्या है कि जब इनकम टैक्स कैलकुलेट होती है, ऑल गवर्नमेंट बॉडीज या प्राइवेट कॉरपोरेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई बिजनेस, दे गवर्नमेंट हैज मेड देम अकाउंटेबल कि उनके पास जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी उनके साथ काम करता है, उसकी सैलरी का ये अकाउंट लेके उसकी ये देखे कि उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, और गवर्नमेंट की ये भी डायरेक्शंस है कि इनका एडवांस टैक्स फाइल करना है। सो एवरी एम्प्लॉय या एवरी पर्सन जिसकी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट में आती है, उसकी इनकम उतनी है कि उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स मिल सकता है, तो उसको एडवांस में डिक्लेयर करनी है अपनी इनकम, एक मतलब फाइनेंशियल ईयर की, और उसका एडवांस टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट के पास ऑथोराइज्ड होते हैं DDOs और दूसरे लोग हर किसी कंपनी में होते हैं कि वो एडवांस टैक्स आपका कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेशन में, कभी कभी उसमें फर्क आ सकता है, उसको फिर बाद में सजवाब भी उसके लिए है, लेकिन आपको एडवांस में आपकी इनकम की क्या कैलकुलेशन है, उसका एडवांस टैक्स, जिस किसी भी बंदे का 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो उसका एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है अगर वो उस ब्रैकेट में आता है। सो वो ये जो एडवांस कैलकुलेशन है या ये जो एडवांस टैक्स इस वक्त डिडक्ट करना है, दिस इज द ये इस टाइम होता है, ये टाइम बिफोर हर फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है, दैट इज 31st ऑफ मार्च, और उससे पहले ये डिडक्ट करने होते हैं, और इसीलिए इस वक्त पेपर जो तलब किए जा रहे हैं। इसीलिए जी एक्चुअली पेपर्स तलब नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है कि हर कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई और इंस्टीट्यूशन वो अपने एम्प्लॉइज को बोलते हैं कि आपका टैक्स हम कितना काटें, इसके लिए आप बताइए कि आपकी सेविंग्स क्या है, आप कौन सी इन्वेस्टमेंट कोई है, इस हिसाब से आप हमें हर कोई अपना मतलब अगर आपकी टैक्स क्लेम है किसी सेविंग की तो आप उसका प्रूफ दे दीजिए, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रूफ हमें, जहां हम आपका टैक्स उसी से हिसाब से कैलकुलेट करके आपका एडवांस टैक्स
काटेंगे। आई थिंक तो इसलिए ये जरूरी होता है कि ऐसा लगता है कि हमें पेपर सबमिट करने हैं होते हैं। तो इन शॉर्ट नाजरीन, ये टाइम ऐसा होता है कि ये जो भी आपके, जैसा इनाम साहब ने बताया कि जो एडवांस आपकी टैक्स डिडक्शन होती है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेते हैं, सो दैट आप टेस्टिफाई करते हैं कि ये सारी की एक असेसमेंट लेके एग्जैक्टली असेसमेंट लेते हैं आपकी, मेरी इस साल की क्या अप्रोक्सीमेटली क्या इनकम, इसमें मेरी सेविंग्स कितनी है और मेरा अप्रोक्सीमेट कितना टैक्स इसमें बन सकता है। राइट तो जी, तो वो अपने जो आप एम्प्लॉयर होगा उसको इस हिसाब से, ताकि वो उसका मतलब टैक्स काटे, उसी हिसाब से मेरी सैलरी में से मेरा टैक्स काटे। परफेक्ट। इनाम साहब, स्टेप 2 जी, अब मैं एक टैक्सेबल ब्रैकेट में मैं आता हूं जी, ठीक। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 10 लाख फॉर एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग कि 10 लाख रुपए हैं, ये तो 2.5 लाख से ज्यादा आ रहे हैं, ये इसमें टैक्सेबल है। और अब मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन भी तलब की जाती है। अब जरा आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब मैंने किस तरह से कैलकुलेट करना है, एक कि मैंने कैलकुलेट कैसे करना है, फिर डिस्कशन को आगे ले जाते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनसे मुझे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जी सर, पहले ही मैं ये बताऊं, यहाँ पे अर्ज करूं कि आज जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23, क्योंकि अगले साल के लिए जो है वो नया टैक्स रिजीम वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने परसों वाले बजट में ऐलान कर दिया है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे, आपने अच्छी एग्जांपल दी कि 10 लाख की इनकम हम मान के लेते हैं, तो हमें क्या सबसे पहले जब हमें पहले डिसाइड करना है कि हम कौन सी, इसमें जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी दो टैक्स की दो रिजीम्स है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने फायदे हैं, न्यू टैक्स रिजीम में अपने मतलब कुछ सहूलियात दी गई है गवर्नमेंट ने, उसमें भी अपनी चीज, तो मुझे ये डिसाइड करना है, मैं वो मतलब वो डिफरेंट चीजें देख के ये डिसाइड करूं कि मैं मेरे लिए ओल्ड रिजीम सूटेबल होती है या न्यू रिजीम। तो मुझे पहले यही ओल्ड रिजीम का क्या है, ओल्ड रिजीम में आपको बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलती हैं, लेकिन जो टैक्स लगता है वो हायर रेट पे लगता है, जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो ज्यादा है। न्यू रिजीम में जो है वो आपको बहुत सारी डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, थोड़ी बहुत 2-3 हैं लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपका जो टैक्स परसेंटेज है वो आप उसमें कम लगता है। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक बताऊंगा, पहले ओल्ड रिजीम अगर मैं एग्जेम्प्ट कर रहा, ओल्ड रिजीम अगर मैं कर रहा हूं, ये फॉलो ऑप्ट कर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि मुझे मतलब जो मुझे टैक्स पहले ही 2.5 से 5 लाख तक मुझे इनकम में 5% देना है। न्यू रिजीम में भी यही है, लेकिन यहां से होता है शुरू। अगर मैं ओल्ड रिजीम ये ऑप्ट करता हूं, 5 लाख से 7.5 10 लाख तक मुझे 10.5 लाख तक मुझे 20% से देना है टैक्स। जितनी भी मेरी इनकम आती है 5 लाख से 10 लाख तक मुझे 20% के हिसाब से टैक्स देना है, और 10 लाख से जितना आगे है उसको 30% के हिसाब से मुझे टैक्स देना है। ये ओल्ड रिजीम की बात मैं कर रहा हूं। न्यू रिजीम में क्या है कि जब मैं ऑप्ट करता हूं न्यू रिजीम, तो मुझे पहले ही 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, और 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से ऊपर से फिर 30% का हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं 15, हाँ 30% का फिर आगे से। तो ये है दो, मतलब ये दो रिजीम्स। लेकिन ओल्ड रिजीम में क्या है, आपको ओल्ड रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं, आपको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 5.5 लाख में अलावा, हाँ मैं भी लेता हूं 5.5, नहीं उसमें है चाहे आपकी ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम है। अगर आपका 5 लाख तक इनकम है तो आपको पहले 2.5 लाख तो आपको टैक्स एग्जेम्प्टेड हुआ, उसमें कोई नहीं है, लेकिन 2.5 से 5 अगर आप हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है? सूद कितना है? कर्ज बाजाब्ता तस्लीमशुदा अदारों से ही ले, और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। तनख्वाह एडवांस में भेजी है।
आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। आपकी इनकम 5 लाख एक्सीड नहीं करती है तो आपको 50 आपको गवर्नमेंट रिबेट देती है, तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 12,500 जो आपको 2.5 से 5 तक 5% के हिसाब से जो कैलकुलेट होती है, गवर्नमेंट वो आपसे नहीं लेती है, वो उसका रिबेट दे देती है। राइट। हाँ, तो अगर मेरे 5.5 लाख की इनकम है, मैं ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या होता है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिलती है। राइट। लेकिन न्यू रिजिम में नहीं मिलती है। इनाम साहब, यहाँ प्लीज़ मैं आपको रोकूंगा। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमने देखा कि टैक्स में जो हमारे पास टैक्स डिडक्शंस में जो हमारे पास 2 रिजीम्स इस वक्त फंक्शनल या ऑपरेशनल जिसमें हम चूज कर सकते हैं, ओल्ड या न्यू रिजीम। और जब मैं न्यू रिजीम कह रहा हूँ तो ये वो वाली न्यू रिजीम नहीं है जो हालिया बजट में पेश की गई थी। दैट शुड बी अ कैविएट टू दैट। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसमें आपकी स्लैब्स भी हैं, आपकी इनकम कहाँ तक है उसमें आपको गवर्नमेंट खासी रिबेट कभी कभार दे देती है। हम इस डिस्कशन को नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टैक्सेबल इनकम या डिडक्शंस पे हम पहुंच गए थे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमने ली थी एक अमाउंट की, इनकम की, और हम देख रहे थे कि हमारे पास 2 रिजीम्स हैं, दोनों में से हम कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एजाज साहब आपकी तरफ आता है। इनाम साहब से हमने समझा कि 2 रिजीम्स में से हम कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं, बेसिस के हम देखें कि कौन सी रिजीम हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इनाम साहब ने बखूबी ये भी बता दिया कि एक रिजीम में आपको डिडक्शन जरा ज्यादा मिलती हैं, दूसरी रिजीम में आपको अगर ब्रैकेट जरा बड़े मिल रहे हैं लेकिन डिडक्शन जरा कम मिल रही हैं। मैं आपसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, एक तो इनमें फर्क जानना चाहता हूं। दूसरी चीज की आप डिडक्शंस के हवाले से 1-2 एग्जांपल से अगर हमारे नाजरीन को समझाएं कि डिडक्शंस क्या होती हैं और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। करेक्ट। देखिए, एग्जेम्पशंस होती है, जैसे आपको एग्रीकल्चरल इनकम पे एग्जेम्पशन है। राइट। जब भी एग्रीकल्चर इनकम की भी कुछ टाइप्स है, वो तफसील में नहीं जाना चाहेंगे, अभी इतना वक्त नहीं है जी। तो एग्रीकल्चर से जो भी इनकम आती है वो एग्जेम्प्टेड है, उसमें आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है एज अ पार्ट ऑफ। जैसे अगर आपको 5 लाख की टोटल इनकम है, सैलरी उसमें से 2 लाख है, 3 लाख आपकी एग्रीकल्चर की है जी, तो वो 3 लाख आपको कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। सो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। ओके, दैट इज नॉट डिडक्शन। डिडक्शन होती है वंस आपकी कैलकुलेशन में 7 लाख रुपए आ गए, 7 लाख में से आपने 2.5 लाख माइनस किया जो बेसिक नील है, उसके बाद 50,000 भी आपने माइनस किया जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो 3 लाख रुपए। उसके बाद जो बाकी है टैक्सेबल इनकम, उस पे आप डिडक्शंस लगाते हैं। राइट। कैसे लगाते हैं? एग्जाम्पल लेंगे कि सबसे बड़ी डिडक्शन जो है वो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है, जिसको हम लॉस ऑन हाउसिंग लोन बोलते हैं, राइट, उसका मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 2 लाख। मीन्स अगर आपने बहुत बड़ा हाउसिंग लोन लिया है, उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होता है एज अ लॉस ऑन हाउसिंग लोन, वो अप टू 2 लाख आप ले सकते हैं। मीन्स आपका जो 7 लाख था, 7 लाख में से आपके 2 लाख माइनस हो जाते हैं फर्दर। पहले तो 3 गए थे, फिर 2 हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक राइडर है कि आपको हाउस जो है वो अपना होना चाहिए। मीन्स अगर आप कुछ लोग जो है वो HRA भी क्लेम करते हैं और हाउस लोन जो लिया है उस पर इंटरेस्ट भी क्लेम करें। अगर वो एक ही शहर में है, वो किराए पे नहीं रह सकते, इसका मतलब वो अपने घर में रह रहे हैं। राइट। लेकिन कुछ लोग दोनों चीजें बेनिफिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा घर दिल्ली में है, मैं काम कर रहा हूं मुंबई में, तो मुंबई का मैं HRA ले सकता हूं और दिल्ली के घर का मैं लॉस ऑफ हाउसिंग ले सकता हूं। तो उन सूरतों में अगर मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूं तो मैं दोनों बेनिफिट्स ले सकता हूं। ओके। HRA का भी और हाउसिंग लॉस ऑन हाउसिंग। एग्जैक्टली। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में अनदर 1.5 लाख का जो है बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी चीज होती है? आपने प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो सैलरीड लोग हैं, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके। इसी तरीके से अगर मैंने हाउसिंग लोन निकाला है, एक तो मैंने इंटरेस्ट को लॉस ऑन हाउसिंग लोन निकाला, लेकिन जो मैं EMI भर रहा हूं प्रिंसिपल, वो भी कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट। राइट। इसके अलावा अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है, अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है, दैट इज अगेन कंसिडर्ड। लेकिन ये सब चीजें मिला के आपको 1.5 लाख मैक्सिमम, इवन अगर आपकी ये सब चीजें मिला के 3 लाख भी होते हैं, लेकिन बेनिफिट आपको 1.5 लाख का ही मिलेगा। ओके। इसके अलावा और एक आता है ATD, आई थिंक, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप पर्सनल इंश्योरेंस करते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 25,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं या खुद आप सीनियर सिटीजन हैं, जो कि उसमें आप अनदर मींस इसमें मैक्सिमम क्लेम आप 50,000 की कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नई स्कीम में नहीं कर सकते आप।
अगर हम देखेंगे आजकल सबके पास लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत की होती है, या हाउसिंग लोन भी किया होता है। तो उनके लिए पुरानी रिजीम का टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छा है, वो नई रिजीम में ये सब चीजें क्लेम नहीं कर पाते। ओके, लेकिन और हमने देखा थ्रू एग्जांपल्स, अगर हम सिनारियो फोरकास्ट करते हैं कि 10 लाख की इनकम, 8 लाख की, 20 लाख की इनकम, हम देखते हैं कि पुरानी और नई रिजीम को हम इकट्ठे जब रन करते हैं थ्रू एक्सेल वगैरह में देखते हैं जी, तो जितना जितना इनकम ब्रैकेट ऊपर हो जाता है तो आपकी नई रिजीम थोड़ा बेनिफिशियल हो जाती है। ओके, जितना आप 5 से 10 लाख की रेंज वाले अगर आपकी इनकम्स है तो आपके लिए पुरानी रिजीम बेहतर है। तो दैट इज वन कंसेंसस फ्रॉम ऑल दी सीएज अक्रॉस, मोस्ट ऑफ दी सीएज जिन्होंने बोला कि उन्हें थ्रू एक्सेल वगैरह भी दिखाया, हमने भी चेक किया, तो पुरानी रिजीम आपके लिए एक जो मीडियम मिडिल लेवल इनकम ग्रुप है उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिट है इसमें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय अगर चाहेगा कि उसने नई रिजीम में टैक्स भरा, वो चाहेगा कि नहीं अगले साल में पुरानी रिजीम में भरता, तो ही कैन स्विच। ओके, एम्प्लॉयज के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए द स्विच ओवर इज अलाउड जी, वंस इन अ ईयर। लेकिन जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक बारी अगर उन्होंने किया तो opt उनको कर खाली लिया। एक ही बारी कर सकते हैं वापस स्विच, उसके बाद नहीं कर सकते। ओके, और दूसरी चीज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बताई, जब आप टैक्स फाइल करेंगे, टैक्स फाइलिंग पे भी हम बात करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो वहां पे थीम रहने वाली है वो न्यू स्कीम रहने वाली है। ओके, अगर आपको ओल्ड करना, यू हैव टू चूज दैट। मींस एक इंडिकेशन मिल रही है कि सरकार आहिस्ता आहिस्ता नई स्कीम के regime की टुवर्ड्स तरफ जाने ऐसा सब जनवरी। शायद वो अगले साल से, हाँ, अगले साल की, मैं अगले साल की बात कर अभी रहा हूं। तक तो मैं अगले साल की बात कर मतलब रहा हूं। इस साल जो है वो अभी तक वो आई एम टॉकिंग पुरानी अबाउट द वाली न्यू ही- प्रपोजल, जी, आई जी। एम टॉकिंग अबाउट नाजरीन के लिए जरा मैं यहाँ इख्तिसार से बोलूं कि हम जो ये लफ्ज न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम बता रहे हैं, ये आज जो ऑपरेशनल नई और ओल्ड रिजीम है, जो हालिया बजट में एक बिल्कुल एफ्रेश रिजीम बताई गई है, इसके बारे में हम बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि अभी ये जो एग्जिस्टिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर है इस पे लागू नहीं है। तो अभी जो आपको टैक्स फाइल करना है, अभी जो आपको पेपर्स देने, अभी जो असेसमेंट हो रही है, ये जो अभी ऑपरेशनल 2 आपके पास स्कीम्स हैं या 2 टैक्सेबल रिजीम्स जो हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनाम साहब, जी, एक और प्रैक्टिकल पॉइंट की तरफ आते हैं। एक तो आपसे गुजारिश करेंगे, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट एंड प्लीज वो भी कर लीजिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज की तरफ आ जाते हैं। हमने बहुत बार देखा हुआ है, अपने गिरदोनुमा में देखा है कि टैक्स के बारे में मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत फाइल भी कर लेते हैं ना, टैक्स हमारा कटता भी है। जैसे आपने कहा कि वो एडवांस टैक्स काट लेते हैं, अब मुझे कोई अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मेरे जो ऑफिस में लोग हैं वो कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि मुझे पता नहीं है ये पैन के साथ लिंक्ड है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो टैक्स एक्चुअली डिडक्ट होके क्या मेरे नाम से गया है। फिर बाद में बहुत सालों बाद पता चला, किसी अपने से चेक करवाया तो पता चला कि टैक्स ही नहीं भरा जाता था। तो इन सारे फ्रॉड से या इन कमियों से एक बंदा कैसे बचे, और उसको कैसे पता चले, कैसे एक आम बंदा ये देखे कि मेरी जो टैक्स फाइलिंग हुई है, क्या मैं ये देखूं क्या ये फाइल हो चुका है? जी, हाउ कैन आई सी दैट? जी, एक पॉइंट में एजाज साहब ने डिटेल में एटीसी की बात की, लेकिन एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं कि जो कुछ लोग एनपीएस ऑप्ट कर रहे हैं जी, खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, उनको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो उनका एटीसी में 2 लाख तक, उसमें एक ये है सेक्शन है एटीसीसी डी 1B, जो एनपीएस लोग करते हैं, उसके लिए उनको 50,000 और एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो एनपीएस एम्प्लॉइज है या उनको 2 लाख रुपए तक की इसमें छूट मिलती है। इन एडिशन टू जो एजाज साहब ने पूरे तफसील से उसकी सारी डिटेल, एडिशन में ये एडिशन में 50,000 का एनपीएस का लग जाता है। तो हाँ, आप बात कर रहे थे कि हम टैक्स, एक्चुअली क्या है कि हर किसी को, देखिए अभी क्या है कि अपने आधार और पैन को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। राइट। आपको दूसरा ये है कि जब आप अपना टैक्स भरते हैं, तो आप अपने जो आपका एम्प्लॉई है वो काटता है आपका टैक्स, तो यू कैन डिमांड फ्रॉम हिम फॉर्म 16 जी, वहां जिसपे वो पूरा डिटेल देगा उसका, उस एम्प्लॉयर का प्राण होता है, प्राण होता नहीं, प्राण हो गया, टैन होता है, उस टैन के जरिए से वो फाइल करता है आपका टैक्स। सो वो आपके पैन में जमा होगा। आप अपने, मतलब अभी तक आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन, आप अपना पैन यूज करके अपना आधार कनेक्ट करना, वो वैसे पहले ही जरूरी था आधार कनेक्ट करना, वो जरूरी
मैंडेटरी कर दिया। आप जाके आप अपना अकाउंट खोल के वहां पे फॉर्म 26S होता है, तो फॉर्म 20S में आप देख सकते हैं कि मेरा टैक्स मेरी मतलब एम्प्लॉयर ने बोला कि आपसे काटा, क्या वो डिडक्ट किया, क्या वो वहां पे जमा हुआ है, तो आप उसकी पूरी डिटेल वहां पे आपको अवेलेबल होगी। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे, आपने पैन के थ्रू से वहां पे डिटेल्स भरनी होती है, वो आप प्रोवाइड करेंगे और टैक्स डिडक्ट हो चुका है क्या, ये क्रेडिट हो गया है। एग्जैक्टली। बिसाइड्स आप अपने एम्प्लॉइज से फॉर्म 16 भी मांग सकते हैं, जहां पे उसने डिडक्शन की सारी डिटेल्स दे दी है। तो दिस इज द वे टू। दूसरा ये होता है कि और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हमारा टैक्स कटा तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपना वो रिटर्न फाइल करें जी। हाँ, असेसमेंट करें। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम में कोई एडिशन हुआ है, या आपने असेसमेंट कुछ ज्यादा कर दी, या इतना हुआ नहीं, में कुछ फर्क हुआ था, या आपने कोई और कभी कभी ये भी होता है कि एक महीना पहले ही नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बहुत होता है, तो उनका फेब में ही टैक्स कटता है, तो उनका मार्च तक चलता रहता है कि वो दे कैन टेक डिफरेंट क्लेम्स है, वो बाद में भी क्लेम कर सकते हैं थ्रू ITR। और ITR फाइल करना हर किसी बंदे के लिए मैंडेटरी है जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। इनाम साहब थैंक यू। एजाज साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब क्लोजर को पहुंचाता है। नाजरीन, आज हमने इनकम टैक्स के बारे में जाना, चंद बातें यहाँ कहना बड़ा ज़रूरी है। हमने ये जो सारे डिस्कशंस किए आधे घंटे के टाइम में या पौने घंटे के टाइम में, मुमकिन नहीं होता कि ये जो तमाम टैक्स की डिटेलिंग है, इनकम टैक्स की डिटेलिंग, इसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं, वो हम कवर कर पाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे और इसमें इस डिस्कशन को ज़रा आगे बढ़ाएं। लेकिन आज जो हमने बुनियादी बातें सीख ली, मैं ज़रा एक रिकैप कर लूँ कि हमने देखा कि एक आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसमें से पहले एग्जेम्पशंस निकाल के कि जो टैक्सेबल नहीं होती, उसके बाद डिडक्शंस करके आपकी एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस जिनको बोलते हैं एक टैक्सेबल इनकम बन जाती है। उस पे आप फिर थ्रू FDs, थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, बाकी चीज़ों से आप डिडक्शंस ले सकते हैं, जिससे आपका टैक्स सेव हो सकता है और ये आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बन जाती है। दूसरा चीज़ हमने ये जाना कि ये टाइम जो होता है क्लोजर ऑफ 31 मार्च, ये हमारे असेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है। आप एज एन इंडिविजुअल आप अपनी इनकम को असेस करके आगे सबमिट कर देते हैं, दिस इज द इनकम दैट आई एम फोरसीइंग। और इसमें अगर कोई कमी बेशी या आपको लग रहा है कि चेंजेस है, आपके पास एक टाइम रहता है इन द मिडल ऑफ द ईयर कि आप एक ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें खुद से, और वहां पे जितनी चीजें आपने चेंज करनी थी या आप बता दें कि ये मेरा रिटर्न है जो मैं फाइल कर रहा हूं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है हर किसी के लिए, चाहे वो इस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता है या नहीं आता है। अगर आपने पैन कार्ड निकाला हुआ है, वी वुड सजेस्ट कि आप ITR भरा करें। उससे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप टैक्स भर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आपके नाम पे टैक्स भरा जा रहा है। एक टैक्स डिडक्शन होती है जो आपसे पूछ के या नहीं होती, वो हो जाती है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ITR जो है गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, आप अपने CA या जो भी जिससे भी आप अपनी टैक्स कैलकुलेशंस या ये कराते हैं, आप उनसे लॉगिन और पासवर्ड मांगे, एक बार आप उसमें जाएं, आप देखें जैसा कि इनाम साहब ने बखूबी बता दिया कि फॉर्म 16 आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है, उसकी डिटेल्स वहां से मैच करें और देखें क्या ये जितना टैक्स यहां पे बोला गया है कि आपका डिडक्ट हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्ट करता है आपके पैन कार्ड में। क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि सालों तक टैक्स वो देते रहे, किसी से करवाते रहे, एंड देन दे रियलाइज कि टैक्स क्रेडिट नहीं हो रहा है। और दिस इज, अभी हम आपको खुदा न खास्ता इस मुश्किल में नहीं डालना चाहते, बट दिस इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस आपके लिए, आपके फाइनेंशियली एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है, आपसे इजाजत लेते हैं, खुदा हाफिज। दीदी, नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स जैकेट। ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।